डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर 3 पार्ट में रहेगा। और जो फर्स्ट पार्ट में हम इंट्रोडक्शन, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ये देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी के जो टाइप हैं वो देखेंगे। 3 टाइप होते हैं मेनली इसके, तो वो डिटेल में स्टडी करेंगे। और साथ में जो बायोडाइवर्सिटी अर्थ के ऊपर पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो देखेंगे। बायोडाइवर्सिटी इंडिया में कितने हद तक पाई जाती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो मेन टॉपिक रहेगा, पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किस तरीके से फैली हुई है, कौन से फैक्टर हैं उसको निर्धारित करते हैं। और इसी पार्ट में लास्ट में हम कुछ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे जिसके बेस पे जो पैटर्न है वो बायोडाइवर्सिटी के निर्धारित किए जाते हैं। और साथ में एक स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप है वो भी देखेंगे, जो कि काफी रोल प्ले करता है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी के निर्धारण में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट मैप। तो इस चैप्टर में हमने जो जो टॉपिक डिस्कस करने हैं तो उसका एक यहाँ पे आउटलाइन दे रखी है। जैसे कि हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर स्टार्टिंग में जो हम बात करेंगे जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, और जो बायोडाइवर्सिटी के टाइप हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो ये 3 टाइप हैं जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंदर स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज इवननेस चेक की जाती है। और उसके बाद हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो देखेंगे, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो कि पैटर्न को निर्धारित करते हैं, 2 फैक्टर देखेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे जो नेक्स्ट पार्ट में रहेंगे, जिसके अंदर हम जो अप्रोचेज हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन है, अर्थ एंड वर्ल्ड समिट है, कैसे रोल प्ले करते हैं अलग अलग टाइम पे सम्मेलन जो होते हैं। उसके बाद रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, तो 3 रीजन हम मेनली डिस्कस करेंगे। और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है वो किस चीज की वजह से, 4 मुख्य कारण है, तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, इंट्रोडक्शन से। अर्थ एज एनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। जो अर्थ है, धरती है, इसके पास बहुत ज्यादा अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं की विभिन्नता है। वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शेयर दिस प्लेनेट विद ह्यूमंस। बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ह्यूमन के साथ इस प्लेनेट को शेयर किए हुए हैं। अर्थ इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमन, ये जो रोबोट 2.0 है उसका भी मैसेज था कि धरती केवल इंसानों के लिए नहीं है, ये सभी जानवरों के लिए है। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस हो जाता है कि सभी जीवों को धरती पे रहने के लिए बराबर है जो मौके मिलने चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सम डाटा ऑफ एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्पीसीज। कुछ डाटा है हमारे पास जिसके बेस पे हम स्पीसीज कितनी सारी हैं धरती पे वो थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जैसे मोर देन 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट, जो चींटियां होती हैं इसकी 20,000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियां हैं। 3 लाख स्पीसीज ऑफ बीटल्स। बीटल्स जो कीट होते हैं खेतों में मिलते हैं, वास्प टाइप के, तो वो लगभग 3 लाख स्पीसीज हैं बीटल्स की। 28,000 जो स्पीसीज हैं वो फिश की हैं, मछलियों की, और 20,000 स्पीसीज हैं वो ऑर्किड। ऑर्किड क्या होते हैं, ये ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं जो कि एक्टोफाइट के रूप में उगते हैं। जैसे प्लांट वगैरह हैं, प्लांट की जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, कुछ जो ऑर्किड होते हैं वो मैंगो ट्रीज के ऊपर उगते हैं। इंटरेक्शन, जब हम स्पीसीज इंटरेक्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसकी भी लगभग 20,000 से ज्यादा प्रजातियां धरती पे पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग प्रजातियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, टर्म पॉपुलराइज्ड बाय सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। तो एडवर्ड विल्सन नाम के सोशियो बायोलॉजिस्ट का मतलब है ये सामाजिक और जो जीव वैज्ञानिक थे, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा इस टर्म को यूज किया था। सबसे ज्यादा पॉपुलराइज जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड को किया था वो एडवर्ड विल्सन ने किया था। डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी मतलब अलग अलग पाया जाना, विविधता, exist not only at species level but all the level of biological organization। जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है, सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आता है, फिर पॉपुलेशन आती है, फिर कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम। तो जो अलग अलग लेवल पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो देखने को मिलती है। टाइप क्या है, सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल। जो जीन होते हैं क्रोमोसोम से बने होते हैं, तो क्रोमोसोम में बने होते हैं काफी सारे जो करेक्टर्स को निर्धारित करते हैं विद इन ए सिंगल स्पीसीज ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। तो एक ही स्पीसीज के अंदर जो जीन का अलग अलग पाया जाना, उसके डिस्ट्रीब्यूशनल का मतलब वो कहाँ कहाँ पे जो स्पीसीज रहती है। तो अलग अलग एरिया के अंदर एक ही स्पीसीज के अलग अलग जीन पाए जाते हैं, तो उसको जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं।
एग्जाम्पल है जैसे मेडिसिनल प्लांट है अराउ वोल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। तो हिमालय की जो अलग अलग चोटियां हैं तो उनके अंदर ये प्लांट है, इसकी अलग अलग जो जीन है वो पाए जाते हैं। स्पीसीज एक ही है, जीन बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वैरायटीज ऑफ मैंगो। तो जो राइस है इंडिया के अंदर 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स का मतलब है अलग अलग हमने उनकी किस्में तैयार कर रखी हैं। जो हम मार्केट के अंदर काफ़ी सारे जो बीज देखते हैं वो अलग अलग एक ही फसल के अलग अलग वो बीज देखने को मिलते हैं, तो वो क्या होती हैं, स्ट्रेन्स होती हैं। और 1,000 वैरायटी ऑफ मैंगो, जो आम है, आम की भी 1,000 से ज़्यादा जो वैरायटीज हैं वो देखने को मिलती हैं इंडिया के अंदर। तो ये क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है स्पीसीज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। तो जब अलग अलग स्पीसीज पाई जाती हैं जीन्स के अंदर तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे वेस्टर्न घाट हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। जो हमारे इंडिया का जो पोर्शन इसे ओशियन से लगता है, हिंद महासागर से लगता है, तो वहाँ पे जो पूर्वी साइड में जो हमारा कोस्टल रीजन है उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो पश्चिमी साइड में है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो वेस्टर्न घाट में ज़्यादा एम्फीबियन स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं, किसके कंपैरिजन में, जो ईस्टर्न घाट है उसके कंपैरिजन में। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है, डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम जो हमने एक पिछला चैप्टर भी डिस्कस किया था, तो उसके अंदर भी हमने ये अलग अलग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं। तो वहाँ पे जो उस लेवल पे जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है अलग अलग कम्युनिटीज की, तो उसको हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है, इंडिया हैज ए ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी देन ए स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। स्कैंडिनेवियन एक जगह का नाम है ये, और वहाँ पे जो देश हैं जैसे नॉर्वे देश है, वहाँ से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर पाई जाती है। कौन सी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। टॉपिक से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है तो इसके अंदर हम बनानास देख सकते हैं, इसमें अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। स्पीसीज एक ही है, जीन इसके अलग अलग हैं। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज पाई जाती हैं एक ही जीनस की, तो उसको हम स्पीसीज डाइवर्सिटी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पीसीज का पाया जाना। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या जाता है, इकोसिस्टम भी हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर जो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं पूरे अर्थ के ऊपर, तो वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा लेवल है डाइवर्सिटी का, और सबसे छोटा लेवल है जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद है, हम एक और पिक से देख सकते हैं, जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी है फीसीज की अलग अलग, एक ही स्पीसीज के अंदर फीसीज का अलग अलग जीन का पाया जाना। और स्पीसीज डाइवर्सिटी में क्या है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग स्पीसीज का पाया जाना, जो फीसीज की अलग अलग स्पीसीज हैं। और कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है जो अलग अलग जीव पाए जाते हैं, पूरे जो स्पीसीज के अलावा भी काफ़ी सारे जो जीव पाए जाते हैं, या फिर अलग अलग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, वो कम्युनिटी या फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी को बनाती हैं। उसके बाद है स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कितने प्रकार की जो जैव विविधता है, मतलब खासकर जो स्पीसीज हैं वो कितनी ज़्यादा पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो एक संस्था है ये, इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, जो कि सारा डाटा रखती है कि कितने प्रकार के जो जीव हैं वो धरती पे पाए जाते हैं। तो 2004 के अंदर ये आंकड़ा दिया था, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज डिस्कवर्ड आर मोर देन 1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख की जो अलग अलग स्पीसीज हैं वो प्लांट और एनिमल की अभी तक खोजी जा चुकी हैं। स्पीसीज इन्वेंटरीज आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट देन इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो टेम्परेट रीजन में हमने ज़्यादा स्पीसीज को खोजा है, इन्वेंट्री मतलब इन्वेंशंस, किसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिकल कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज वो हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन में आती हैं, तो उनमें जो बहुत ज़्यादा टाइप की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जबकि टेम्परेट में तो कमी पाई जाती है। और अभी तक तो हमने टेम्परेट की ही ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटीज है उनको खोजा है। मोर देन 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। जो हमने टोटल जितनी भी स्पीसीज खोजी हैं उसमें से 70% जो स्पीसीज हमने रिकॉर्ड की हैं वो एनिमल्स की हैं, जबकि प्लांट कंप्रोमाइजिंग नो मोर देन 22% ऑफ टोटल। और जबकि टोटल का केवल 22% ही प्लांट स्पीसीज बनाती हैं, और जो बच गया है 8% के आसपास वो क्या है, माइक्रोब्स की अलग अलग स्पीसीज हैं। अमंग एनिमल्स इंसेक्ट आर मोस्ट स्पीसीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप। और एनिमल्स में भी जो इंसेक्ट हैं, आर्थ्रोपोडा है, वो सबसे ज़्यादा बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम है,
किसका, एनिमल किंगडम का। और सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमी ग्रुप इसी को बोलते हैं, सबसे ज़्यादा स्पीशीज इसी की पाई जाती हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं जो 70% है, जो एनिमल का भी 70% जो स्पीशीज हैं वो किसकी पाई जाती हैं, इंसेक्ट की। नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन कंबाइंड टोटल ऑफ स्पीशीज ऑफ फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। जो फंजाई होती हैं, कवक जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो उसकी भी इतनी स्पीशीज पाई जाती हैं। यदि हम फिशीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये क्लास के जितनी भी अलग अलग स्पीशीज हैं, इनको सबको जोड़ दें तो फंजाई की स्पीशीज इनसे भी ज़्यादा मिलती हैं। उसके बाद है मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ स्पीशीज नंबर। तो इतनी सारी जो स्पीशीज हैं, इनका हम एस्टिमेशन कैसे लगाते हैं, एक एक स्पीशीज को तो काउंट नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सारी की सारी जो स्पीशीज हैं धरती पे, उनका कैसे काउंट, उनका अंदाजा कैसे लगाते हैं। बायोलॉजिस्ट मेक ए स्टैटिकल कंपैरिजन ऑफ टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस टू एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज ऑन द अर्थ। तो ज़्यादातर जो स्पीशीज हैं वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ही पाई जाती हैं। तो जो वैज्ञानिक होते हैं, जैव वैज्ञानिक, वो क्या करते हैं कि आंकड़े तैयार करते हैं और आंकड़ों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं किस किस के बीच में, टेम्परेट और ट्रॉपिकल स्पीशीज रिचनेस के बीच में। और उसी से वो आइडिया लगा लेते हैं कि हमने इतने एरिया में इतनी स्पीशीज खोजी हैं, तो पूरे अर्थ के ऊपर कितनी स्पीशीज हो सकती हैं। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंज फ्रॉम 20 to 50 मिलियन, व्हाइल साइंटिफिक एस्टिमेट्स बाय रॉबर्ट में प्लेस अबाउट 7 मिलियंस। तो जो रफ एस्टिमेट है वो क्या बताता है कि 20 से 50 मिलियन स्पीशीज भी हो सकती हैं, जबकि हमने रिकॉर्डेड केवल 1.5 मिलियन ही की हैं। 20 मिलियन का मतलब है 2 करोड़ और 50 मिलियन का मतलब है 5 करोड़। 2 से 5 करोड़ जो स्पीशीज हैं वो अर्थ के ऊपर एक एस्टिमेट लगाया गया है, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। जो रियलिस्टिक वैल्यू है, एक साइंटिस्ट ने बताया है, रॉबर्ट मे ने, उन्होंने केवल कितना बताया, 7 मिलियन स्पीशीज हो सकती हैं, मतलब 70 लाख स्पीशीज हैं वो प्रेजेंट हो सकती हैं अर्थ के ऊपर। Conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under a laboratory condition। जो माइक्रोस्कोप के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, तो हम उन्हीं को ज़्यादा स्टडी करते हैं जो कि लैब में हम तैयार कर सकें। और ऐसे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में पता नहीं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो उनको तो हम इस तरीके से नहीं पता कर सकते। और जो कन्वेंशनल है, पुराने पारंपरिक तरीके हैं जिससे हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं, अलग अलग स्पीशीज की काउंटिंग करते हैं, तो वो माइक्रोब्स के केस में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइक्रोब्स ऐसे नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देते हैं। इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity alone might run into the millions। यदि हम बायोकेमिकल और मोलिकुलर क्राइटेरिया के बेस पे स्टडी करते हैं और वहाँ से स्पीशीज का जो नंबर काउंट करके देखते हैं, तो जो डाइवर्सिटी है वो इन्हीं के अंदर ही मिलियंस के संख्या में जा सकती है। जो माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, केवल इन्हीं की जो स्पीशीज के अलग अलग संख्या जो मिलियंस के नंबर में पहुंच सकती है, लाखों की संख्या में, तो माइक्रोब्स की जो स्पीशीज है वो हो सकती हैं। उसके बाद है जो हमने स्पीशीज एक अलग अलग टाइप की देखी हैं अर्थ के ऊपर, तो उनमें हम देख सकते हैं जो इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होती, तो उनमें इंसेक्ट है सबसे ज़्यादा जो जगह घेरे हुए है। सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज हैं इनवर्टिब्रेट्स में वो इंसेक्ट की पाई जाती हैं, और वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा फिशीज की जो प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती हैं। और जो इतनी ही फिशीज की हैं और इतनी ही बाकी जितने मेंबर बच गए, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये अलग अलग क्लास हैं वर्टिब्रेट्स की। और एनिमल्स में भी यदि पूरे एनिमल्स में हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट की जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं। प्लांट में यदि बात करें, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और जबकि जो फरन्स हैं, मोसिज हैं, एल्गी हैं, लाइकन्स हैं, तो ये बहुत ही इतने ज़्यादा नंबर में नहीं पाई जाती। एल्गी फिर भी अच्छी खासी नंबर में प्रेजेंट है, इनकी स्पीशीज बहुत ज़्यादा नंबर में है, बाकी तो कम मात्रा में प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से एक हम पाई चार्ट से आइडिया लगा सकते हैं कि किस क्लास की या किस ऑर्गेनिज्म की सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज हैं वो पाई जाती हैं अर्थ के ऊपर। उसके बाद है स्पीशीज डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने प्रकार की जो जैव विविधता है वो पाई जाती है, अलग अलग स्पीशीज पाई जाती हैं। इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया। जो संसार की पूरी धरती है उसका भारत के पास 2.4% एरिया ही है, क्षेत्रफल ही है। इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एन इम्प्रेसिव 8.1%।
तो जो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी है वो एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है, 8.1%। मतलब जो टोटल बायोडाइवर्सिटी है अर्थ के ऊपर, उसका इंडिया 8.1% बनाता है। इट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। और इसकी वजह से जो 12 सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ली हुई कंट्रीज हैं उनमें से इंडिया का भी एक नाम आता है। नियरली 45,000 species of plants and twice as many of animals has been recorded from India। इंडिया से 45,000 स्पीसीज प्लांट्स की खोजी जा चुकी हैं और जबकि इसका दुगना मतलब 90,000 स्पीसीज है वो एनिमल्स की रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अकॉर्डिंग टू मेज ग्लोबल एस्टिमेट, जो रॉबर्ट में है, जो कि रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं अलग अलग स्पीसीज नंबर की, तो वो उनका क्या मानना है, ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। इंडिया के अंदर अभी तक हमने केवल 22% स्पीसीज को ही खोजा है और जो लगभग 78% स्पीसीज है अभी भी अनडिस्कवर्ड है इंडिया के अंदर ही। While more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described। तो वही बात आ गई, लगभग 1 लाख स्पीसीज प्लांट की ऐसी हैं जो अभी तक हमने नहीं खोजी हैं और 3 लाख जो एनिमल स्पीसीज हैं जो अभी तक खोजे बगैर रह रही हैं, उनको फ्यूचर में डिस्कवर किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है। डिफिकल्टीज इन स्पीसीज नंबर काउंटिंग, जो स्पीसीज का हम नंबर काउंट करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है। इमेंस ट्रेंड मैन पावर, टैक्सोनोमिस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस जॉब। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम होता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और मैं लोग वो ऐसे नहीं जो कि नॉर्मल बस बोझा उठाने वाले हों, टैक्सोनोमिस्ट होने चाहिए, मतलब जो प्लांट्स की जानकारी रखते हों, अलग अलग फैक्टर्स को स्टडी कर सकते हों। और साथ में बहुत ज़्यादा टाइम भी इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये फील्ड स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है, हमको बिल्कुल फील्ड में जा जाके बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ता है। ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीसीज फेसेस थ्रेट ऑफ बीइंग एक्सटिंक्ट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। तो बहुत सारा जो फ्रैक्शन है, बहुत सारी जो हिस्सा है जो स्पीसीज नहीं खोजी जा चुकी है अभी तक, वो तो खत्म होने की कगार पे पहुंच चुकी हैं। मतलब जैसे ही हम उनको खोजें क्या पता उससे पहले ही वो खत्म हो जाएं। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटालॉग टाइटल ऑफ ऑल बुक्स स्टॉक्ड देयर। तो ये कहावत कह रखी है, इसके अंदर क्या कह रखा है कि नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी, जो नेचर की जो अलग अलग लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर अलग अलग स्पीसीज हैं, वो एक एक बुक मान सकते हैं। और पूरी लाइब्रेरी को खोजने से पहले ऐसी बहुत सारी बुक हैं जो कि जल रही हैं, बर्निंग हो रही है, इसका मतलब वो स्पीसीज है एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। बिफोर वी कैटालॉग्ड, कैटालॉग्ड का मतलब होता है उनको एक एक आंकड़े वाइज उनको इकट्ठा करना, डाटा इकट्ठा करना उनका। और कैटालॉग टाइटल का मतलब है जब तक हम सारी बुक्स के टाइटल खोजेंगे तब तक तो बहुत सारी जो बुक्स हैं वो जल चुकी होंगी, मतलब बहुत सारी स्पीसीज हैं खोजने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी होंगी। उसके बाद है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटीज, जो जैव विविधता है उसका जो पैटर्न है वो किस किस कहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है, कहाँ पे कम प्रेजेंट है, कैसे वो ग्रेडियंट फॉलो होता है, तो हम देखेंगे। पहले है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल का मतलब होता है अक्षांशीय, ग्रेडियंट का मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड में जाना, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ या फिर ज़्यादा से कम की तरफ। ग्रेडियंट का मतलब वैसे ज़्यादा से कम की तरफ ही होता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यदि हम जो भूमध्य रेखा है उससे पोल की तरफ, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उनकी तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, बीच से अर्थ के बीच से, मतलब दोनों किनारों की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, तो जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो घटना स्टार्ट हो जाती है। ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीसीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो जो ट्रॉपिक्स का मतलब है जो एक सांस रेखाएं हैं, कौन सी, जो कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में है जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और जो 23.5 डिग्री साउथ में जिसको मकर रेखा बोलते हैं। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो भी क्षेत्र है जिसके अंदर जो भूमध्य रेखा के बिल्कुल दोनों साइड में इक्वल इक्वल है, भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच आ जाती है, तो उस रीजन में बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं, उसी को हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और जो टेम्परेट और पोलर एरियाज हैं उनसे ज़्यादा तो इसी एरिया के अंदर जो स्पीसीज है, जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज है, बायोडाइवर्सिटी है, वो पाई जाती हैं। एग्जाम्पल, कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। जो कोलंबिया देश है वो भूमध्य रेखा के आसपास रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे 1400 स्पीसीज हैं बर्ड्स की पाई जाती हैं। इंडिया के पास भी, इंडिया भी भूमध्य रेखा के आसपास ही है, तो उसके अंदर भी लगभग 1200 स्पीसीज हैं वो बर्ड्स की, पक्षियों की पाई जाती हैं।
वाइल न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ एज 105 स्पीसीज, मतलब जो न्यूयॉर्क देश है, न्यूयॉर्क, और वो 41 डिग्री नॉर्थ की साइड में प्रेजेंट है, मतलब जो इक्वेटर लाइन है उससे काफी दूर है, जिसकी वजह से वहां पे 105 स्पीसीज ही बर्ड्स की पाई जाती हैं। ग्रीनलैंड है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ये 71 डिग्री नॉर्थ में चला गया है, इसके पास केवल 56 स्पीसीज हैं। ए फॉरेस्ट इन इक्वेटर इक्वाडोर हैज 10x, मतलब 10 टाइम्स स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स देन मिडवेस्ट ऑफ यूएसए। इक्वाडोर का मतलब है इक्वेटर के आसपास वाला जो एरिया है इसका, यूएसए का, तो वो लगभग 10 गुना ज्यादा स्पीसीज को लिए हुए है। वेस्कुलर प्लांट का मतलब है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फिलोएम पाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो यूएसए के इक्वाडोर रीजन के अंदर कितने हैं, 10 गुना ज्यादा हैं। किसके कंपैरिजन में? मिडवेस्ट का मतलब ये भी एरिया है यूएसए का जो कि पोल्स की तरफ चला जाता है, तो वहां से तो हम देख सकते हैं भूमध्य रेखा के आसपास जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अमेजिनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट माना जाता है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, और वहां पे हम स्पीसीज देख सकते हैं कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, मतलब 40,000 से ज्यादा स्पीसीज प्लांट्स की हैं, 3,000 से ज्यादा स्पीसीज फिश की हैं वहां पे, 1300 स्पीसीज बर्ड्स की हैं, 427 स्पीसीज मैमल्स की हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, 427 ही एम्फीबियंस की हैं जो कि दोनों में रह सकते हैं, जैसे मेंढक हो गया, सैलमेंडर हो गया, 378 जो स्पीसीज हैं वो रेप्टाइल्स की हैं, और मोर देन 1.25, मतलब 1.25 लाख जो स्पीसीज हैं वो इनवर्टिब्रेट्स की वहां पे पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है पूरी अर्थ के ऊपर वो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, मतलब जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्पीसीज को लिए हुए हैं, और इन्हीं को लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एयर को यही शुद्ध करते हैं, बहुत ज्यादा प्लांट्स की स्पीसीज वहीं पे पाई जाती हैं। Scientists estimated that at least 2 million insect species waiting to be discovered and named in these rainforest। इन रेन फॉरेस्ट के अंदर, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है इसके अंदर लगभग 2 मिलियन का मतलब 20 लाख स्पीसीज हैं इंसेक्ट की, अकेले इंसेक्ट की खोजने का वेट कर रही है, मतलब अभी तक हमने उनको खोजा नहीं है, क्योंकि बहुत गहरे जंगल होते हैं ये, और इतना ज़्यादा यदि हम अंदर चले जाते हैं तो सारी टेक्नोलॉजियों फेल हो जाती हैं, ठीक ढंग से हम अपने, मतलब उनके अपने जो दूसरा जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके साथ कॉन्टैक्ट छोड़ देते हैं। तो हायर टू हायर टेक्नोलॉजी जब हम विकसित कर लेंगे तब हो सकता है ये अलग अलग स्पीसीज है उनको खोज लें। उसके बाद है, यहाँ पे हम देख सकते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात कैसे कर रहे हैं। जैसे बीचों बीच जो लाइन आती हैं इसको इक्वेटर बोलते हैं, भूमध्य रेखा, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, तो जो ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, तो जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो जैव विविधता है वो कम होती चली जाती है, कम नंबर ऑफ स्पीसीज है वहाँ पे पाई जाएंगी। और यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं, जैसे भूमध्य रेखा बिल्कुल बीचों बीच जाती है, पूरा वर्ल्ड का मैप है ये, और इसके अंदर हम देख सकते हैं जहाँ पे ये डार्क एरियाज हैं वहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा पाई जाती हैं, और जबकि देख सकते हैं पोल्स की तरफ है स्पीसीज बिल्कुल न के बराबर है। तो जो डार्क एरिया किया हुआ जो लाइटेड पोर्शन है जो थोड़ा सा, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो अमेजन फॉरेस्ट है वो इस एरिया में प्रेजेंट है, अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका में, ये नॉर्थ अमेरिका ऊपर। उसके बाद है बर्ड नॉन ब्रीडिंग रेंजेज, तो जो बर्ड्स की स्पीसीज हैं वो यहाँ पे दिखा रखी हैं, केवल बर्ड्स की, ये ओवरऑल स्पीसीज हैं, जिसमें एक जो नंबर है उसके लिए ब्लू कलर है, और जबकि 677 मतलब 677 जो स्पीसीज हैं उसके लिए थोड़ा सा डार्क एरिया है। तो डार्क एरिया भी हम देख सकते हैं, जो बर्ड्स का डार्क एरिया जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो भी इक्वेटर के आसपास ही होता है, भूमध्य रेखा के आसपास चाहे किसी भी चीज की स्पीसीज हो वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अलग साइड में चले जाते हैं तो वो स्पीसीज का नंबर भी घटता रहता है। उसके बाद है हाइपोथेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो ये बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है, जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर ज्यादा पाया जाना और पोल्स की तरफ कम पाया जाना, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा है, टेम्परेट रीजन में कम है। तो इसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज दी गई हैं, कुछ काल्पनिक बातें दी गई हैं जो कि थोड़ी सी सही भी साबित होती हैं। जैसे सबसे पहले स्पेसिएशन, स्पेसिएशन क्या होता है? नई नई स्पेसीज का बनना, ये किसका? एक फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम का ही एक फंक्शन होता है, समय का ही कार्य होता है। ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड्स हैं वहां पे ज्यादा टेम्परेचर चेंज नहीं होता है,
क्योंकि जो सूरज की लाइट है वो सीधी गिरती है, वहाँ पे कोई सीजनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिली। इवोल्यूशन वाइज भी देखे तो मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों सालों तक वो एरिया अनडिस्टर्ब रहता है। एंड ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, जिसकी वजह से यदि कोई भी चीज़ ज़्यादा वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो, उसकी वजह से नई नई स्पीशीज हैं वो ज़्यादा वहाँ पे पनपती रहती हैं। और स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है नई नई स्पीशीज हैं वो फैलती रहती हैं, स्पेसिएशन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो पहला रीज़न क्या बताया गया है, एरिया का अनडिस्टर्ब्ड रहना, मतलब उसको कोई भी ज़्यादातर जो मैन मेड फैक्टर हैं, कोई भी कैलामेटिक फैक्टर हैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नई नई जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे पनपती रहती है, नए नए प्लांट्स हैं वो बनते रहते हैं। सीजनलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ट्रॉपिक एनवायरनमेंट्स आर लेस सीजनल, वही बात जो ऊपर डिस्कस की थी कि वहाँ पे ज़्यादा ऋतुएं नहीं आती हैं, कि गर्मी की ऋतु आ गई फिर सर्दी आ गई फिर रेनी सीजन आ गया फिर पतझड़ ऋतु, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा पाई जाती है, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, ज़्यादा स्थिरता वहाँ पे पाई जाती है सीजन की। एंड प्रिडिक्टेबल का मतलब है कि जो एनवायरनमेंट है वो प्रेडिक्टेबल रहता है, ये नहीं बोल सकते गर्मी ज़्यादा होगी सर्दी ज़्यादा होगी, तो वो एक जैसा सा रहता है, जिसकी वजह से प्रोमोटिंग निक स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी, जिसकी वजह से जो निके हैं, निके मतलब जो एक फंक्शनल रोल होता है किसी भी एनिमल का अपने एनवायरनमेंट के प्रति, और वो कैसे प्ले करता है जैसे उसको एनवायरनमेंट से कंडीशन मिल रही है, उस बेस पे उसका जो निक स्पेशलाइजेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ढंग से हो पाता है, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं उसमें, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से वो अपने एनवायरनमेंट में रहता है और अपने एनवायरनमेंट के प्रति जो भी उसका रोल है फंक्शनल रोल वो प्ले करता है, और जिसकी वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो इस एरिया में पाई जाती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी, जो सूर्य की किरणें हैं वो मध्य रेखा है वहाँ पे सीधी पड़ती हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे मोर सोलर एनर्जी रहती है ट्रॉपिक्स रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में, और ज़्यादा सोलर एनर्जी है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी भी वहाँ पे हाइयर मिलेगी, और इंडायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी, और ज़्यादा यदि प्रोडक्टिविटी है, ज़्यादा खाना मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे स्पीशीज़ हैं उनके लिए रिसोर्सेज हैं जो अनलिमिटेड रिसोर्स होंगे और ज़्यादा स्पीशीज वहाँ पे पनपेगी। तो ये तीन जो हाइपोथेसिस है वो पूछ ली जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, जिसके बेस पे हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो निर्धारित करते हैं। तो इनकी हम दो दो पॉइंट है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, ये भी क्या है, एक पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी को निर्धारित करने में एक रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर हैं, मतलब जो प्रकृति की विशेषज्ञ है, और जियोग्राफर का मतलब है जो अर्थ की अलग अलग जो कंडीशन होती है उसकी जानकारी रखते हैं, भूगोल शास्त्री बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, विद इन ए रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट ओनली अप टू ए लिमिट। तो यदि हम किसी भी एक स्पेसिफिक रीजन में स्पीशीज रिचनेस को देखते हैं तो वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे हम उसको एरिया ज़्यादा फैलने के लिए देते रहेंगे, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा वो, ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसा नहीं है कि नई नई स्पीशीज वो बढ़ती रहती हैं। Relation between species richness and area for a wide variety of taxa turns out to be a rectangular hyperbola। और जब हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं, मैथ के अंदर जब अलग अलग ग्राफ बनते हैं तो उसके अंदर हाइपरबोला उस कंडीशन को बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बनती है किसकी, ग्राफ की, और जो स्पीशीज रिचनेस और किसके बीच में, जो एरिया के बीच में यदि बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगारिथम स्केल के ऊपर यदि देखें तो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इस इक्वेशन को, log s इक्वल टू log c प्लस में z log a। तो यहाँ पे जो s है वो स्पीशीज रिचनेस को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्पीशीज हैं, a एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, जो z है वो स्लोप बताएगा लाइन का, जो ग्राफ में जो स्लोप एक ढलान सी होती है, जो ग्राफ नीचे की तरफ गिरता है या ऊपर की तरफ चढ़ता है तो उसको स्लोप बोला जाता है। और c क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब ग्राफ जो बनता है वो y एक्सिस पे कहाँ पे काटता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और वैल्यू ऑफ जेड लाइन्स इन रेंज ऑफ द, तो इसका हम एक पिक भी देख लेते हैं साथ में ही। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ है उसको देख सकते हैं, स्पीसीज रिचनेस एक साइड में, एक साइड में एरिया है। तो यहाँ पे जो एक नॉर्मल ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या रहेगा, एक कर्व्ड बनेगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस इक्वल टू सी ए, और इसकी पावर है जेड। तो सी ए जेड स्केयर नहीं है, मतलब सी ए मतलब जो पावर है जेड, जेड पावर में चला जाता है। और इसी को जब हम लोगारिथम उसमें लेके जाएंगे तो इसी को लोगारिथम टेबल उसमें बदलेंगे लोगारिथम फॉर्म में, तो log s और log c प्लस में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और जो log a
वो हमारा पीछे रह जाता है। और बीच में जो प्लस का निशान वो किसकी वजह से है, जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म्स को जब लॉग में बदलते हैं तो पॉजिटिव निशान आ जाता है। तो और यदि इसी को एक हाइपरबोला को हमको स्ट्रेट लाइन में बदलना है, लीनियर इक्वेशन लेनी है, तो उससे हम जो लोगेस्टिक लॉग स्केल के ऊपर जो ये लाइन है वो बिल्कुल सीधी मिलती है। तो यहाँ पे जो जेड है, जेड क्या था, स्लोप है। स्लोप की वैल्यू 0.1 से लेके 0.2 तक रहती है। रिगार्डलेस का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे रिगार्डलेस वर्ड था, तो रिगार्डलेस क्या है, मतलब कोई भी टैक्सोनॉमी ग्रुप हो किसी भी रीजन में तो उसकी वैल्यू हमेशा 0.1 से 0.2 ही रहेगी। स्लोप ऑफ लाइन इज मच स्टीपर अमंग वेरी रेंज लार्ज एरिया। जितना ज्यादा एरिया हम लेंगे उस केस में जो स्लोप है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टीपर का मतलब है एकदम खड़ा स्लोप देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम बोले ये जो नॉर्मल स्लोप है, लेकिन जैसे ही एकदम से जो स्लोप है वो हमने सीधा खड़ा कर दिया एकदम से, तो वो स्टीपर बोलेंगे और वहां पे जेड की वैल्यू है वो बढ़ी हुई मिलेगी, जैसे 0.6 से 1.2 तक रहेगी। एग्जाम्पल है जैसे फ्रूगीवोर्स। फ्रूगीवोर्स का मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, जो बर्ड्स फल खाते हैं, और जो मैमल्स हैं किसी भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर अलग अलग कॉन्टिनेंट में हम देख सकते हैं, तो उनका जो स्लोप है वो 1.15 तक भी जा सकता है। वैसे तो जो रेंज है 0.1 से 0.2 रहती है, लेकिन जो अलग अलग जो कुछ बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, किसके अंदर, खासकर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहीं पे इसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। जबकि जैसे जैसे हम पोलर रीजन में चले जाएंगे तो ये वैल्यू है पॉइंटों में आ जाती है, मतलब 0 पॉइंट कुछ में रहेगी, मतलब कम वैल्यू होती है। तो जो जेड से भी हम जो बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न है उसको निर्धारित कर सकते हैं।